उधर देवा की नजर अचानक एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ती है, जहां फटे पुराने कपड़ों में झुकी हुई आंखों और थके कदमों के साथ कर्ण एक प्याली चाय के लिए विनम्रता से दुकानदार से निवेदन कर रहा होता है। पर दुकानदार उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखकर तेज लहजे में डांट देता है, जा, यहां मुफ्त में चाय नहीं मिलती। उस क्षण कर्ण की आंखों में अपमान और लाचारी का मिश्रित दर्द उभर आता है, पर शब्द जैसे गले में ही अटक जाते हैं। देवा पास आकर ठिठकता है, होठों पर व्यंग्य की मुस्कान लाता है और धीमे पर जहर घोलते लहजे में कहता है, देखो जरा, कभी महलों में चाय पीने वाला आज सड़क किनारे भीख मांग रहा है। इतना कहकर वह अहंकार से सिर ऊंचा उठाता है और अपने कदम आगे बढ़ा देता है। पीछे छोड़ जाता है कर्ण के टूटते हुए हृदय की गूंज। उधर देवा की नजर अचानक एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ती है, जहां फटे पुराने कपड़ों में झुकी हुई आंखों और थके कदमों के साथ कर्ण एक प्याली चाय के लिए विनम्रता से दुकानदार से निवेदन कर रहा होता है। पर दुकानदार उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखकर तेज लहजे में डांट देता है, जा, यहां मुफ्त में चाय नहीं मिलती। उस क्षण कर्ण की आंखों में अपमान और लाचारी का मिश्रित दर्द उभर आता है, पर शब्द जैसे गले में ही अटक जाते हैं। देवा पास आकर ठिठकता है, होठों पर व्यंग्य की मुस्कान लाता है और धीमे पर जहर घोलते लहजे में कहता है, देखो जरा, कभी महलों में चाय पीने वाला आज सड़क किनारे भीख मांग रहा है। इतना कहकर वह अहंकार से सिर ऊंचा उठाता है और अपने कदम आगे बढ़ा देता है। पीछे छोड़ जाता है कर्ण के टूटते हुए हृदय की गूंज। उधर देवा ने सड़क किनारे अपने भव्य पंडाल में दावत का कार्यक्रम चला रखा था। वहीं भूख से व्याकुल शांति और शंभो भी पंडाल में पहुंचकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। इसी दौरान देवा किसी काम से पंडाल से बाहर निकल रहा होता है कि गेट पर उसकी नजर करण पर पड़ती है, जो झूठी पत्तलों से बचे टुकड़े उठा रहा है। देवा तुरंत अपनी गाड़ी रोकता है, झपटकर कर्ण की गर्दन पकड़ लेता है और तिरस्कार से कहता है, हरामखोर कर्ण, इन पत्तलों का बचा खाना तेरे जैसे कुत्तों के लिए नहीं, बल्कि मेरे पड़ोसियों के पालतू कुत्तों के लिए है। अंदर बैठे शांति और शंभो शोर सुनकर अपनी थाली उठाए बाहर आ जाते हैं। देवा को इस तरह करतूत करते देख शंभो गुस्से से अपनी थाली जमीन पर पटकता है और कहता है, देवा, इस समय तू हमारा नहीं बल्कि हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। याद रख, समय बदलते देर नहीं लगती। देवा व्यंग्य से हंसते हुए कहता है, बस यही एहसास तो दिला रहा हूं मैं। पूछ लो अपने इस शेर दिल बेटे करण से। याद है उसे वो दिन जब ये था दानवीर करण और मैं था एक फकीर। आज देख लो, मैं हूं दानवीर देवा और तुम्हारा कल का दानवीर बेटा आज फकीर बनकर झूठी पत्तलों में टुकड़े ढूंढ रहा है। इधर देवा से अपमानित होने के बाद आगे चलकर कर्ण सड़क किनारे पड़े कुछ बचे खुचे खाने के टुकड़ों को इकट्ठा करने में लग जाता है। यह देखकर शंभो कर्ण के पास आकर उसे समझाता है, बेटा, इस तरह जिंदगी नहीं कटेगी, हमें कुछ काम करना ही होगा। शंभो उसे हिम्मत देता है और कहीं नौकरी ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद दोनों इधर उधर काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय बाद शंभो को एक फैक्ट्री में काम मिलने की खबर मिलती है। वह जानकारी लेने वहां पहुंचता है, जहां फैक्ट्री के कर्मचारी एक महिला मैनेजर की तारीफ कर रहे होते हैं। वो है ही ऐसी सख्त भी और दिल की साफ भी। इसी दौरान फैक्ट्री के गेट से एक लंबी सधी चाल वाली महिला भीतर जाती है, सफेद सादी लेकिन गरिमामयी ड्रेस में, हाथ में फाइलों का बंडल, आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर आत्मविश्वास। लोग उसे देखकर सम्मान से रास्ता छोड़ देते हैं। इधर कर्ण उस फैक्ट्री में नौकरी के लिए पार्क में घूम रहे एक व्यक्ति से मिलता है। व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, अंदर मैनेजर से बात कर लो, वही तुम्हें काम दिला सकती है। करण धीरे धीरे ऑफिस की ओर बढ़ता है। अंदर मैनेजर अंजलि अपनी कुर्सी पर बैठी, पीठ गेट की ओर किए, कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही होती है। कर्ण दरवाजे पर रुककर विनम्र स्वर में कहता है, मैडम, मुझे नौकरी चाहिए। अंजलि सुनते ही पीछे मुड़ती है और सामने कर्ण को देखकर जैसे उसकी सांसें थम जाती हैं। आंखों में अचानक आंसू भर आते हैं। वह कुर्सी से उठती है, तेजी से आगे बढ़ती है और कर्ण के गले लगकर
फूट फूट कर रोने लगती है। अंजलि रूंधे गले से, कर्ण, तुम, सच में तुम? कर्ण भी भावुक होकर बस सिर हिलाता रह जाता है। अंजलि तुरंत बाहर जाकर कर्ण के सास ससुर को ढूंढकर लाती है और उन्हें भी गले लगा लेती है। फिर सबको फैक्ट्री मालिक से मिलवाती है। फैक्ट्री मालिक मुस्कुराकर कहता है, इस अंजलि के आने के बाद ही हमारी एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्रियां बन पाईं और इसकी मेहनत से हम इस इलाके की हर गरीब लड़की को मुफ्त शिक्षा दे पा रहे हैं। थोड़ी देर चर्चा के बाद फैक्ट्री मालिक, अंजलि और करण मिलकर करण के पुराने मकान की वापसी का प्लान बनाने लगते हैं। एक नई उम्मीद के साथ अंजलि का आखिरी वाक्य, तुम्हारा घर, तुम्हारा सम्मान सब वापस दिलाऊंगी, ये वादा रहा, जैसे हवा में गूंज गया। इसी बीच फैक्ट्री मालिक, जो उनकी बातचीत सुन रहे थे, उनके चेहरे पर भावुक मुस्कान थी। फैक्ट्री मालिक, अंजलि, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारा वादा नहीं बल्कि मेरा भी है। कर्ण थोड़ा चौंक कर उनकी तरफ देखता है। फैक्ट्री मालिक कर्ण से, बेटा, जिस लड़की ने इस फैक्ट्री को यहां तक पहुंचाया है उसका भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा घर हम तुम्हें वापस दिलाएंगे। अंजलि ने मालिक की ओर आभार से देखा। अंजलि, साहब, अगर आपकी मदद ना होती तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। मालिक मुस्कुराए, अरे, ये तो उसी दिन से तय था जब तुमने यहां कदम रखा। तुम्हारी मेहनत से हमने 1 से 2 फैक्ट्रियां बनाई हैं और गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दे पा रहे हैं। अब समय है कि हम किसी का टूटा घर जोड़ें। करण की आंखें भर आईं। कर्ण, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंजलि और आप मेरे लिए इतना कुछ करेंगे। फैक्ट्री मालिक ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, कभी कभी अपना परिवार खून से नहीं दिल से बनता है और अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तीनों के बीच एक नया भरोसा, एक नई शुरुआत की नींव रखी जा चुकी थी। अब उनकी अगली मंजिल करण का घर वापसी। उधर काजल कैंसर से पीड़ित होकर अस्पताल के बेड पर पड़ी है। इधर अपने तय प्लान के अनुसार कर्ण उसके कमरे में पहुंचता है। वह काजल की ओर देखते हुए ठंडी तल्ख आवाज में कहता है, काजल, जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं उनके घर एक दिन खुद ही जल जाते हैं। तूने मेरा घर जलाया और देख, आज अपने ही के का फल भोग रही है। अब बता, मेरे साथ और क्या क्या करवाना चाहती है। यह कहकर कर्ण बिना उसकी प्रतिक्रिया सुने कमरे से बाहर निकल जाता है। अस्पताल के गेट पर आते ही उसकी मुलाकात राजू से होती है। दोनों के बीच काजल के द्वारा करण की बर्बादी के बारे में चर्चा छिड़ जाती है। राजू गंभीर स्वर में कहता है, मेरे भाई कर्ण, तू चिंता मत कर, मैं काजल से खुद बात करूंगा। देखता हूं, शायद वो सच मान भी ले और तेरे लिए कुछ सुधार हो सके। कर्ण की आंखों में गुस्से और पीड़ा की लकीरें उभर आती हैं। राजू, सुधार? अब क्या सुधार बाकी है? जिस औरत ने मेरी जिंदगी छीन ली, माँ बाप को सड़क पर ला दिया, मेरे सपनों को रौंद दिया, उसके लिए तेरे दिल में अभी भी नरमी है? राजू थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, कर्ण, मैं नरमी नहीं दिखा रहा, बस ये सोच रहा हूं कि नफरत से नफरत मिटती नहीं। तू बदला ले सकता है, लेकिन तेरे दिल की आग और भड़क जाएगी। कर्ण कड़वाहट से मुस्कुराता है। आग तो पहले ही लगा दी उसने, राजू, अब तो बस राख बची है। राजू की आंखें भर आती हैं। तू मेरा दोस्त है, भाई से बढ़कर। मैं नहीं चाहता कि तू उस राख में ही दफन हो जाए। एक बार मेरी बात मान ले, मुझे उससे बात करने दे, शायद वो पछता रही हो। कर्ण कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर धीमे टूटी आवाज में कहता है, पछतावे से टूटा घर नहीं जुड़ता राजू, लेकिन अगर तू समझता है कि बात करने से कुछ बदल सकता है तो कर ले कोशिश। दोनों के बीच एक भारी खामोशी छा जाती है। दूर अस्पताल की खिड़की से काजल की परछाई दिख रही होती है, मानो वो दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही हो।